अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान महमूद काजी और जीसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एज एन लेक्चरर काम कर रहा हूँ। और मेरे साथ हैं आज मेरे दोस्त शेख मोहम्मद जुनैद असलम साहब, जो कि डेल्फ्ट में एक पीएचडी स्कॉलर हैं। और हम वैसे 2012 तक क्लास फेलोज रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी में भी। आज की इंटीग्रेटेड कोर्स की जो हमारी पहली मीटिंग है, उसका मकसद यही है कि हम अपने सुनने वाले और जितने भी टेक्निकल फील्ड और नॉन टेक्निकल फील्ड के जो लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, वो जो चीज़ हमारी फील्ड में जिस तरह की रिसर्च होती है और जो हम काम करते हैं, उसको एक बेहतर लेमैन लेवल पे वो सुन सकें और समझ सकें कि जो काम भी हमारी फील्ड से रिलेटेड है, बेशक सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन वो काम समझने के लिए बहुत आसान है। तो जुनैद साहब, आप जीसी में जब पढ़ रहे थे, उसके बाद आप बाहर चले गए। वो एक आपका एक लंबा सा सफ़र है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप उसको चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में अगर बता सकें, तो वो क्या सारा सिलसिला था और वो किस तरह का वो सफ़र था? बेसिकली जीसी यूनिवर्सिटी से हमने अपनी डिग्री हासिल की तकरीबन 2012 फरवरी के अंदर। बिल्कुल। उसके बाद मैंने 2 ढाई साल काम किया पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ। लेकिन जो मैं करना चाहता था काम, वो नहीं था मुझे मिल रहा। तो जो ख़ास एक डोमेन जिसका नाम एम्बेडेड सिस्टम्स है, जो कि जहाज़ों में, गाड़ियों में, मशीनों में हर जगह इस्तेमाल होती है, उसका काम नहीं था। तो वो करने के लिए ख़ास तौर पे मैंने सोचा मैं फिर हायर एजुकेशन के लिए यूरोप जाता हूँ। तो फिर उस सिलसिले में मैं पहले साल की जो मेरी तालीम थी एमएससी की, वो मेरी थी केटीएच रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वीडन में, स्टॉकहोम में। और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से एक है। और उसी सिलसिले को आगे करने के लिए मैं फिर दूसरे साल के लिए टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ आइंधहोवन गया। वो ज़बरदस्त। नेदरलैंड्स के अंदर है। और फिर यहाँ से मैंने एमएससी की डिग्रीज जो है वो मुझे मिली, डबल मास्टर्स की। फिर वहीं पे मैंने eindhoven में करीबन 3 साल काम किया है। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब वक्त है कि 5 साल हो गए मुझे यूरोप में रहते हैं, कि अब पाकिस्तान वापस जाना है। तो इसीलिए मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी टेक्निकल टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट के अंदर। आपकी जो रिसर्च थी, बल्कि इनफैक्ट जो आपकी एजुकेशन थी, इसमें आपने जिक्र जैसे पहले किया हम, और फिर जब हम कभी जिक्र करते हैं आपस में डिग्रीज का, टेक्निकल बातों का, तो बताते हैं, आप बताते हैं कि इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी उन्होंने कुछ इस तरह की ट्रेनिंग की है कि आपका कोई भी आइडिया है, आप जब भी सोचते हैं तो उसमें आपकी वो एबिलिटी डेवलप कर देते हैं कि आप उसको अब मार्केट कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान में अगर आपकी जो सारी रिसर्च है, हम एक पाकिस्तानी इनोवेटिव माइंडसेट से या पाकिस्तानी मार्केट से देखें, उसमें जो आपकी रिसर्च है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं? पहले थोड़ा सा बता दें कि आपकी रिसर्च है किस तरह की? मेरी जो रिसर्च है बुनियादी तौर पे वो एक ख़ास डोमेन है कंप्यूटर साइंस की, उसे कहते हैं रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स, जैसे उसके हम अंदर है। मेडिकल की टर्म्स में कहते हैं रनिंग हार्ट सर्जरी, कि मतलब आप एक रुकती हुई चीज में नहीं करते। बिल्कुल। सो और रियल उतनी टाइम ही, में मैं आगे आप मैं चाहूंगा कि आप इस चीज का भी जवाब दें कि उतनी ही मुश्किल है जितनी एक सर्जन के लिए रनिंग हार्ट सर्जरी मुश्किल होती है। असल में मुश्किल तो बहुत है, क्योंकि इसमें इसका असर जो है डायरेक्टली लोगों की जानों पे होता है। ये सिस्टम जो है ज़्यादातर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों में है, आम गाड़ियों में भी लगे हुए हैं, जहाज़ों में और ड्रोन्स वगैरह में और बहुत सी कॉम्प्लेक्स मशीनों के अंदर हैं। लेकिन जो ज़्यादातर काबिल ज़िक्र चीज़ें हैं वो जहाज़ हैं, गाड़ियाँ हैं। और अक्सर हादसात ऐसे हुए हैं जिनमें यही सॉफ्टवेयर जो हैं, जो रियल टाइम सिस्टम्स के बनाए जाते हैं, उनमें मसले थे। उसकी वजह से कोई हादसा होता है और फिर बहुत सारे लोगों की जान जाती है। उसकी एक प्राइम एग्ज़ाम्पल जो सॉफ्टवेयर बग से रिलेटेड है, जो बोइंग के प्लेन जो 2 क्रैश हुए हैं, कुछ 1 साल पहले की बात है, जो उसके बाद उनकी पूरी फ्लीट उन्होंने ग्राउंड कर दी थी। तो वो जो एक प्राइम एग्ज़ाम्पल है, इसके अलावा बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स ऐसी हैं जिनमें सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से मसले आते हैं। तो ऑब्वियसली ये बड़ी मुश्किल डोमेन है और पाकिस्तान में भी इसका इतलाक़ किया जा सकता है, लेकिन हमने उसके बात लिए काफ़ी जैसे स्टेप्स हैं। स्टार्ट में की थी कि हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं समझाने के लिए। इस वक्त जो हमारे सुनने वाले हैं, उसमें बहुत से लोगों की क्योंकि स्पेशलिटी शायद ना हो एम्बेडेड, तो आप इसको आसान अल्फाज में कैसे बताएंगे कि ये किस तरह से एक सिस्टम के अंदर चलती है? बेसिकली आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ के अंदर, इवन ओवन में, किसी भी चीज़ में आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे होते हैं, जो जी। ग्रीन कलर के होते हैं या रेड कलर के होते हैं। उन बोर्ड्स के ऊपर आप देखते हैं ब्लैक कलर की चिपें होती हैं, काले रंग की, जी। जिसको आम ज़बान में आईसी बोलते हैं। आप कोई चीज़ ठीक कराने जाते हैं, दुकानदार कहता है आपका आईसी खराब हो गया है। जी। वो आईसी एक एम्बेडेड चिप होती है, एम्बेडेड सिस्टम होता है इन इट्स ओन। अब हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम, वो उस आईसी के अंदर चलता है। वो इसलिए उस प्रोग्राम को एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
सही। और वो जो सिस्टम होता है पूरा, वो बोर्ड जो गाड़ियों में या मशीनों में लगा होता है, वो एक एम्बेडेड बोर्ड होता है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। तो ये सबसे सादी इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन है किसी भी आम इंसान की समझने के लिए। ये आपके मोबाइल से लेके जहाज, गाड़ियां, ओवन, सब कुछ एम्बेडेड सिस्टम से लैस है इस वक्त आजकल के जमाने में। तो इस ऑब्वियसली एम्बेडेड सिस्टम्स का शौक तो हमने मैट्रिक में तो नहीं एम्बेडेड सिस्टम्स के मुतालिक पढ़ा हुआ, हमने ओ लेवल्स, ए लेवल्स, एफएससी में हमने इसको नहीं पढ़ा हुआ। तो यकीनन आपकी यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई इंस्पिरेशन आई होगी, या कोई ना कोई ऐसे हालात से आप गुजरे होंगे या मामला हुए होंगे जिससे आपका इंटरेस्ट इस एम्बेडेड सिस्टम्स की तरफ ही क्यों गया। आप रोबोटिक्स की तरफ जा सकते थे, आप इनफैक्ट ये रोबोटिक्स की भी एक डोमेन ही है एम्बेडेड सिस्टम, लेकिन आप टोटली मुख्तलिफ मटीरियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते थे या कुछ और आप कर सकते थे। तो एम्बेडेड सिस्टम्स ही क्यों आपने चूज किया? इसमें जब मैंने अपनी पढ़ाई जीसी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरू की, तो मैं वहाँ देखता था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे जो सर्किट डिज़ाइनिंग, जो सर्किट बनाते हैं बोर्ड्स के ऊपर, उनमें बड़े अच्छे थे, उनका इंटरेस्ट भी था, हम भी अच्छा काम कर लेते थे उनमें। लेकिन एक खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसमें जो स्टूडेंट्स जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे, वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड था। और मुझे ये चीज़ हमेशा से फैसिनेट करती थी कि ये जो इवन जो टॉयज होते हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें लगी होती हैं, जो वायरलेस गाड़ियां बच्चे चलाते हैं या किसी भी तरह की टॉयज हैं जिनके अंदर मोटर्स लगी होती हैं, ये कैसे कंट्रोल होती हैं उन चिपों के जरिए। तो वो एक ना सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था मेरे लिए, तो ऐसा उस कोई सिलसिले ह्यूमन नहीं था। सही सही सही, तो उस सिलसिले में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे तब से लेके अब तक, तो अगर आप उनकी हमें देते हैं और एक आम बंदे की जिंदगी में वो कैसे असरअंदाज हो सकते हैं, और इसमें ये बताइए कि एक कमर्शियल एलिमेंट का अगर मैं जिक्र करूं तो कमर्शियल भी हो सकते हैं वो? बिल्कुल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन बैचलर्स के बाद एक प्रोजेक्ट बनाया घर में बैठ के ही। वो एक डिजिटल स्पीडोमीटर था मोटरसाइकिलों के लिए। बेसिकली वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड ही था, क्योंकि आम स्पीडोमीटर तो मैकेनिकल होते हैं, वो डिजिटल था मुकम्मल तौर पे, और उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स थे। उस सिलसिले में हमने एक कंपनी से बात भी की। तो लेकिन उस प्रोडक्ट को मेच्योर करने से पहले ही मैं यूरोप फिर अपनी हायर एजुकेशन के लिए आ गया। तो देखा जाए तो जितने भी हमारे पुराने फैक्ट्रियों में सिस्टम चल रहे हैं वो पीएलसी बेस्ड है। अब पीएलसी बेस्ड सिस्टम जो है वो थोड़े से पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं। तो उनमें बहुत ज्यादा गुंजाइश होती है पावर कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको पोर्ट कर दिया जाए, यानी कि उनको कन्वर्ट कर दिया जाए अगर एक पुराने सिस्टम से एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड जो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं, तो उनमें पावर एफिशिएंसी बढ़ी आती है, कंट्रोल बहुत अच्छा आ सकता है, और उस सिलसिले में बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है। सही, यानी पाकिस्तान में भी इसके अंदर काफी चांसेस हैं तो आपके? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ का, लेकिन बात यह है कि उसको रियलाइज़ करके मैसेज कन्वे करने की जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, स्पेशली इंडिविजुअल लेवल पे लोगों से कम्युनिकेट करके उनको बताने की कि आपकी फैक्ट्री में अगर ये मशीन चल रही है, आप एक पुर्जा इतना महंगा मंगवाते हैं बाजार बाहर से, तो हम उसकी कई गुना कम कीमत में आपको यहाँ पे ही एक पुर्जा बना देते हैं। यानी उन आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो जनरल फुकदान जो हम अपने दौर में भी जिक्र करते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है, उसका जो लिंक है उसका बड़ा फुकदान पाया जाता है कि हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज में तो उनके पास पेशेंट्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं, हॉस्पिटल्स के साथ ही मेडिकल यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, लेकिन हमारी जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज थी, हमारे जैसे साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स थे, उनके साथ कोई रियल टाइम इंडस्ट्री जो थी वो उसकी फंडिंग नहीं थी, कोई इंगेज नहीं थी। तो मतलब कि इंडस्ट्रियलिस्ट का शायद चीज परचेज करने पे, इंपोर्ट करने पे ज्यादा इंटरेस्ट है कि इंस्टेड के वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस करे कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है वो, क्योंकि उनको वो इजी वे लगता है। सेकेंडली हमारे लोगों में सब्र नहीं है। वो हम्म, अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करते भी हैं तो वो चाहते हैं ओवरनाइट रिजल्ट हैं, जबकि रिसर्च में ऐसे काम नहीं चलता। हम्म, अगर आपने कोई प्रोटोटाइप भी बनाना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो एक दफा बन जाता है तो बहुत ऑथेंटिक होता है। मिसाल के तौर पर अब मतलब मैंने तो अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, आप खुद भी काम कर चुके हैं, अब आप अपने एक्सपीरियंसेस फॉर एग्जांपल बता सकते हैं कि आपने बहुत सारे लीगल इश्यूज को डील किया इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिकल टेक्निकल इश्यूज। जी और जी, ये सारे मसले हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आप एक इनोवेशन कोई करते हैं, एक ये भी मसले मसाइल होते हैं कि अगर आप किसी चीज के अंदर काम कर रहे हैं ना इधर बैठ के, तो प्लेजरिज्म और आइडियाज को लेके जो दूसरी अथॉरिटीज होती हैं वो भी उसके ऊपर फीस्ट करना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की भी चीजें पाई जाती हैं यहाँ पे, और आप अगर उसको मतलब मेहनत करते जाएं तो अच्छा है, अगर आप छोड़ देते हैं तो वो चीज आपकी एक तो कंज्यूम कोई और कर लेता है और वो फिर चीज भी जाया हो जाती है इस तरह। बिल्कुल ऐसा ही है।
और इस वजह से अगर हम कहें कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ी सी ये भी इस तरह की जो एक पर्सनल विल है और थोड़ी कॉपीराइट्स के इशू हैं, वो भी शायद इधर इफेक्टेड जो हैं हमारी कम्युनिटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया है अपने रिसर्च का, जो मैं काम करता हूँ उसे किस तरह से पाकिस्तान में किया जा सकता है। मेरे ख्याल में हम काफ़ी करीब हैं इसके डिस्कशन के ख़त्म पे। मैं चाहता हूँ आप कोई 2-3 मिनट में अपने काम के बारे में बताएं, जिसमें लोगों को पता चले आपने माजी में क्या किया हुआ है। अभी तो आप टीचिंग कर रहे हैं जी कि जी मिसाल के तौर पे आपने जो पब्लिकेशन भी किया, आपने रिसर्च किया, वो बड़ी वैल्यूएबल थी, जो मैंने जी कम जी से कम देखी। तो आप बताएं। जी जी। मेरा जो सिलसिला था, मेरी असल में एमएस की जो रिसर्च थी, एमएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, वो 3 स्पेशलाइजेशंस बन गई मेरे, चूंकि 3 एक किस्म की मैंने प्रोजेक्ट्स किए, उन पे पब्लिकेशन आई जर्नल की। तो एक जो था मेरा रोबोटिक्स का था। वो बेसिकली ये था कि एक डिजास्टर स्ट्रिकन एरिया पे आप एक रोबोट से किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो वहाँ पे मूव कर सके, और वहाँ पे किसी न किसी डिब्रीज या बिल्डिंग का कोई हिस्सा गिरा हुआ है उसको हटा सके, बिल्डिंग या मलबे के अंदर वो जा सके। तो वो इस तरह का एक रोबोट था। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं कि उसमें 6 जॉइंट्स थे, वो 6 हिस्सों में मूव कर सकता था। तो अब तो वो हो गया। अब इसके अंदर एक चीज थी कि हमने स्ट्रक्चर तो बना लिया, उसे कम्युनिकेट कैसे करें, क्योंकि जहाँ भी खुदा ना खास्ता बड़ा बुरा डिजास्टर होता है, वहां पे क्या होता है, कम्युनिकेशन का निजाम खत्म हो जाते हैं, खंबे गिर जाते हैं। तो फिर उसके लिए हमने एक लाइसेंस फ्री फ्रीक्वेंसी बैंड होता है, तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की हमने कुछ एप्लीकेशन यूज की। वो करते हुए हमने रोबोट को इस तरह से ऑटोमेट किया कि चाहे आप इधर नेदरलैंड में बैठे हुए हैं, तो इसमें अगर आप उस रोबोट को कहीं भी डिजास्टर आया हुआ, जैसे 80 का जल्जला आया था, कश्मीर का जल्जला आया था, वहां पे आप नेदरलैंड्स में बैठे हुए बगैर किसी लाइसेंस अटेन किए हुए आप उसको कम्युनिकेट और मूव करवा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन करते हैं रेडियो बैंड्स के अंदर, तो हमें इसके लिए लाइसेंस चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ अनलाइसेंस बैंड भी होते हैं। तो उसके ऊपर एक ये हमने काम किया, पाकिस्तान में अच्छा रहा। उसके उस रिसर्च की बेसिस पे कुछ लोग थे, उनको ये मिला, फुल ब्राइट मिला। वो कैलटेक में पढ़ रहे हैं इस वक्त बैठ के। फिर अब हमारे यहाँ पे जो वेदर का मसला था, उसमें ये था कि जो हमारा लाहौर में जेल रोड के ऊपर वेदर सिस्टम है, वो बड़ा पुराना और इस तरह से उस पर हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग और कॉस्ट एफिशिएंट नहीं था। तो फिर मेरा जो थीसिस भी बना, वो मैंने ये किया कि जो एक आपका वेदर सिस्टम है, जो चीज़ 1 करोड़ रुपए में बनती थी, मैंने 5,000 रुपए में बना दी। उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की एप्लीकेशन और डिवाइसेस यूज हुई, कुछ एंटेना डिजाइन किए मैंने, QHF कहते हैं, सर्टन फ्रीक्वेंसी का। वो फ्री एक सैटेलाइट गुजरती है जमीन के ऊपर से, वो सिग्नल भेजती है, उसको रिसीव करके डिकोड हमने किया। ये फिर यही हमारा प्रोजेक्ट फास्ट इस्लामाबाद में कुछ स्टूडेंट्स ने किया। सुनने में आया कि उन्होंने अप्लाई करके उधर वेदर स्टेशन एक्टिव भी रखा हुआ था काफी अर्से तक। फिर इससे अगला बना हमारा सिलसिला हुआ इनके साथ, जो है ये पाकिस्तान स्टूडेंट लाइट प्रोजेक्ट का जो सारा सिलसिला था, उसका फिर जो मेरा थीसिस का दूसरा पार्ट था, उसमें इसका सेकेंडरी कम्युनिकेशन सिस्टम जो था सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का, वो यूज करते हुए जो सैटेलाइट खला में जाना था, वो हमने डेवलप किया। ये थी समवट वो चीजें जो आप समझ लें कि आती गई। लेकिन कुछ एक चीज थी जो मैंने अपने शौक से की, वो थी कलर्ड नाइट विजन, क्योंकि फोटोग्राफी से भी ताल्लुक है मेरा थोड़ा बहुत। तो एक जो हम इंफ्रारेड इमेज जो होता है, उसको रंगीन हम किस तरह से देख सकते हैं रात को, तो उस पर भी मैंने काम किया। वही उस जगह पे आपकी और मेरी फील्ड यूनिफाई होती है कि आपकी जैसे कार है, वो जा रही है रात के वक्त, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसमें अगर अंधेरे में जा रही है तो अंदर बैठे बंदे को नजर नहीं आएगा। लेकिन हम इस तरह का सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि उसके अंदर बैठे हुए हम रात को भी दिन की तरह देख सकते हैं। इन शॉर्ट, इन क्रक्स, एट लेमैन लेवल, एक सिंप्लीफाइड, तो आइडियाज वर समवट लाइक दिस। तो इस तरह का मेरा सिलसिला था। थैंक यू, आपने मेरे से भी पूछा। तो नहीं, बड़ी अच्छी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दी है और मैं चाहता हूँ कि हम इस डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखें। आज के लिए तो मेरे ख्याल में हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। जी अगली नशिस्त के लिए मेरे ख्याल में हम किसी एक टॉपिक को पकड़ के इन डेप्थ डिस्कस करेंगे हम फ्रॉम द उम्मीद बैचलर्स करें लेवल। और भी मेहमान जो हैं हमारे, जो हैं वो पार्ट बने इसका। हाँ, इंशाल्लाह और भी लोगों को हम ऐड करेंगे और इसी तरह से हमारे सेशन चलते रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि यंग स्टूडेंट्स को स्पेशली इंस्पायर कर सकें। बिल्कुल, थैंक यू जनाब जुनेद, इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।